तो जय हिंद बच्चों, वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। हम लोग आज पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी सीरीज में फर्दर लेक्चर। तो आज हम पढ़ेंगे आपका इंडिया का सिस्टम जो आपके पास है, द स्टेट ऑफ इंडिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखो आपके पास क्या है, द स्टेट ऑफ इंडिया जो आपको कहते हो, जिसे आप बोलते हो द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो द रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो है आपका ऑफिशियल नेम है आपका भारत का। ठीक है, जो हम लोग अंतरराष्ट्रीय फोरम्स में नाम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया में बेसिकली देखो हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बारे में बताया था। तो हमारे लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है लाइक अमेरिका। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों क्या क्या चीजें हैं, देखो ध्यान सुनिएगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 3 चीजों के बारे में बताता है। स्टेट के, किसी भी स्टेट के, जो हमने फंडामेंटल राइट में वर्ड में स्टेट पढ़ा था, उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो पहला ऑर्गन का नाम होता है आपका लेजिस्लेचर। ठीक है, कौन सा होता है? लेजिस्लेचर। और दूसरा आपके पास होता है एग्जीक्यूटिव, यानी कि कार्यपालिका। और तीसरा आपके पास होता है जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका। ठीक है, ऐसे ही आपके पास ध्यान सुनिएगा, स्टेट्स में भी होता है। तो सेंट्रल में आपके पास ध्यान सुनिएगा, स्टेट वर्ड एक कॉमन वर्ड है। तो एज आपके पास पूरा यूनियन में जब आपकी बात करोगे, तो यूनियन में हमारे पास जो है बात करेंगे, तो लेजिस्लेचर का मतलब होगा द पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के अंदर आ जाएंगे 3 लोग, 3 एंटिटीज पार्लियामेंट के अंदर 3 आ जाएंगी। ठीक है, द लोकसभा, द राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट, ये 3 आ जाएंगे। अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें, तो आपके पास यूनियन एग्जीक्यूटिव जो होता है, वो आपके पास देखो लोकसभा का एक सबसेट होता है एग्जीक्यूटिव। तो आपके पास डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस का, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का एक पार्ट होता है। तो जैसे लोकसभा आपके पास डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है, इसका जो पार्ट होगा वो होगा एग्जीक्यूटिव, यानी कि आपका गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट आपके पास होगी, तो गवर्नमेंट जो होगी इज अ पार्ट ऑफ लोकसभा। गवर्नमेंट इज द पार्ट ऑफ लोकसभा एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल टू द डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस। तो आपके पास जो लोकसभा, आपके पास गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, यूनियन गवर्नमेंट होगी, वो आपके पास क्या होगी? इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस। तीसरा आपके पास यूनियन यानी सेंट्रल जुडिशरी पे आपके पास होगी, वो आपके पास होगी द सुप्रीम कोर्ट। ये आपके पास होता है, ये आपके पास होता है। इस तरीके से आपके पास जो होता है आपका यूनियन का सिस्टम बनता है। ठीक है, अब यूनियन एग्जीक्यूटिव की अगर बात करोगे, जिसे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे आज, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में अगर आज हम बात करेंगे, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपके पास पहला जो शब्द आएगा वो आएगा द प्रेसिडेंट। दूसरा जो आपके पास आएगा वो आपके पास आएंगे द वाइस प्रेसिडेंट। तीसरा जो आपके पास आएगा वो आपके पास आएगा द पीएम। ठीक है, चौथे जो आपके पास आ जाएंगे वो आएंगे द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब सारे केंद्रीय मंत्री। और फिर आपके पास जो आखिरी आएंगे वो आएंगे आपके पास अटॉर्नी जनरल। ये आपके पास आएगा यूनियन एग्जीक्यूटिव में। तो ये आपके पास यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। और आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपके ये लोग आते हैं, द अटॉर्नी जनरल, जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें आपके पास होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, फिर आपके होते हैं स्टेट मिनिस्टर्स, और तीसरे होते हैं आपके पास डेप्यूटी मिनिस्टर्स। 3 टाइप के आपके मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स और डेप्यूटी मिनिस्टर। स्टेट मिनिस्टर का मतलब ये नहीं है कि वो राज्य के किसी राज्य से संबंधित है। एक्चुअल में क्या है, ये आपका सीनियोरिटी है। जैसे आपके पास हर ऑर्गेनाइजेशन में एक रैंक होती है, वैसी मिनिस्ट्री में आपका रैंक होती है। कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफिस चार्ज करते हैं और आपके इंडिपेंडेंट ऑफिस को होल्ड करते हैं। स्टेट मिनिस्ट्री में क्या होता है, आपके पास वो इंडिपेंडेंट ऑफिस होल्ड नहीं करते और वो आपका जूनियर होते हैं इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस टू कैबिनेट मिनिस्टर्स। या फॉर एग्जांपल आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट है, या आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है,
तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा, बाकी आपका एक स्टेट मिनिस्टर या उससे ज्यादा स्टेट मिनिस्टर भी हो सकते हैं। और कई बार इस मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो होता है वो छोटी मिनिस्ट्रीज को इंडिपेंडेंट भी होल्ड करते हैं। जैसे आपके एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के पहले प्रकाश जावड़ेकर जी जो है आपके पास स्टेट मिनिस्टर थे, ठीक है। ये है, तो आपके पास यूनियन एग्जीक्यूटिव में होता है द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, एक क्वेश्चन पूछता भी है। तो द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट और आपके पास द प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और लास्ट में अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो होता है आपके पास हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं एंड ही कैन सिट इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड कैन बी द मेंबर ऑफ एनी कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, बट वो वोट नहीं कर सकते, ये आपके पास होता है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव की। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द प्रेसिडेंट की, द प्रेसिडेंट, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे द प्रेसिडेंट की, ठीक है। द प्रेसिडेंट की हम लोग आज बात करेंगे। तो आज सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो आपके पास प्रेसिडेंट की है। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं आपके हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट। वाई द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द स्टेट होते हैं आपके द प्रेसिडेंट और हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। ये आपका डिफरेंस होता है बिटवीन द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो आपके हेड ऑफ द स्टेट को होंगे प्रेसिडेंट और हेड ऑफ गवर्नमेंट को होंगे प्राइम मिनिस्टर। इन अमेरिका, इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपके पास ऐसा नहीं होता, हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं आपके, वो प्रेसिडेंट ही होंगे, ठीक है। तो ये होते हैं प्रेसिडेंट, तो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। तो इनको वेरियस पहले आप लोग बात करेंगे इनके इलेक्शन की, क्वालिफिकेशंस एक्सेट्रा की। तो ध्यान से सुनिएगा, आपके पास जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो आपके हेड ऑफ द स्टेट है, आपके भारत के संघ के प्रमुख है। तो मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों के पास ध्यान से सुनिएगा, अगर आप बात करेंगे प्रेसिडेंट की, तो आपके पास जो राष्ट्रपति होते हैं उनके लिए क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रपति के जो आपके पास इलेक्शन होगा, ठीक है, तो आपके पास पहले उनके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका क्वालिफिकेशन होगा। क्या होगा? क्वालिफिकेशन होगा, ठीक है, क्वालिफिकेशन होगा। तो क्वालिफिकेशन आपके पास राष्ट्रपति पद के लिए होगा। पहला वो आपके पास क्या होना चाहिए, ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, एनी काइंड ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, चाहे उनको नागरिकता मिली हो, चाहे वो बर्थ से नागरिक हो। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में जो होता है वो आपके पास क्या होना चाहिए, सिटीजन बाय बर्थ होना चाहिए। इसके अलावा एज जो होनी चाहिए वो मस्ट बी 35 से ज्यादा होनी चाहिए, 35 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, 35 साल से ज्यादा उम्र होनी चाहिए, ठीक है जी। अगली जो होती है आपके पास कंडीशन वो ये होती है कि ही मस्ट बी एलिजिबल टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है। जो लोकसभा के इलेक्शन के लिए कंडीशन है वो पूरी होनी चाहिए। जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट में दी गई है, वो होनी चाहिए, ठीक है। तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो भी कंडीशन चाहिए, ही मस्ट बी एलिजिबल फॉर दैट। और इसके पास जो है, ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है नहीं होना चाहिए, ही मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये आपका क्वालिफिकेशंस हैं आपका प्रेसिडेंट बनने के लिए। अब इसके अलावा जो इसकी ओथ होती है वो आपके पास कौन देता है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपके मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इनको शपथ दिलवाते हैं अपॉन एंटरिंग इनटू द ऑफिस। और इनकी ऑफिस में आपके जो इलेक्शंस होते हैं वो आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, इनके जो इलेक्शन के ऑफिस है वो इस तरीके से होता है कि कोशिश की जाती है कि आपके पास जो राष्ट्रपति है वो पद कभी खाली ना रहे, हेड ऑफ द स्टेट का पद कभी खाली ना रहे। तो इलेक्शंस पहले करा दिए जाते हैं उनके कार्यकाल के पूरे होने से पहले। इन केस ऑफ डेथ क्या कराया जाता है, विद इन 6 मंथ्स इलेक्शंस करवाई जाती है। इन केस ऑफ डेथ तब तक उपराष्ट्रपति जो है आपके पद संभालेंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो आपके पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो आपके पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये पद संभालते हैं, ठीक है।
ये बात समझ में आ गई। अगली आपके पास है, देखो आपके पास ये आपके पास हो गया। इसके अलावा देखिए ध्यान सुनिएगा, आपके पास जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन जो है आपके पास इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा होता है, बाय इलेक्टोरल कॉलेज होता है, और आपके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसे देखता है, बाय इलेक्टोरल कॉलेज होता है। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज मतलब आपके पास कुछ लोग होते हैं जिनको वोट वैल्यू दी जाती है और एक पूरा का पूरा सिस्टम बनता है जो लोग इस पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेंट होते हैं? पार्टिसिपेंट होंगे आपके पास, पहला आपके पास पार्टिसिपेंट होते हैं द एमपीज, मतलब मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ मतलब आपके नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तीसरा विधानसभा ऑफ स्टेट्स, और चौथे आपके पास विधानसभा ऑफ दिल्ली पौंडीचेरी। अब जेएनके में जब इलेक्शंस होंगे तो वहां के विधानसभा वाले भी वोट में एलिजिबल होंगे, विधानसभा ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। तो ये आपके पास इलेक्टोरल कॉलेज में होंगे, इसे हम पुडुचेरी कहने लगे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये आपके पास क्या होता है? इलेक्टोरल कॉलेज होता है। ठीक है, अब देखो कैसे होता है, वोट वैल्यू ऑफ 1 एमएलए। एक एमएलए मतलब आपका विधानसभा का जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का होगा उसकी वोट वैल्यू होगी। कैसे होगी? इसमें होगा टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, उस राज्य की पूरी पॉपुलेशन, और नंबर ऑफ एमपी से डिवाइड करेंगे और इंटू 1000 यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, एमएलए सॉरी नंबर ऑफ एमएलए जो स्टेट में है, और इंटू 1000, तो एक वोट वैल्यू निकल गई। ऐसी उत्तर प्रदेश की अलग निकलेगी, झारखंड की वोट वैल्यू अलग निकलेगी, है ना, हर उत्तराखंड की अलग निकलेगी, हर स्टेट की वोट वैल्यू अलग निकलेगी। इसके बाद होगी वोट वैल्यू ऑफ 1 एमपी। तो इज इक्वल टू आपका टोटल वोट वैल्यू, जितने विधानसभाओं की टोटल वोट वैल्यू सबको ऐड कर लेंगे अपॉन नंबर ऑफ एमपीज। तो अभी जैसे आपके 543 प्लस 245 एमपीज है, तो आपके पास टोटल जो एमपीज हैं आपके ऐड कर लेंगे उनको, जो आपके पास आ जाएगा एक एमपी की वोट वैल्यूज आ जाएगी। तो आपके पास एक एमएलए के मतलब टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, और उसमें टोटल नंबर ऑफ एमएलए से डिवाइड करेंगे और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से आपके पास जो होता है, आपके पास इनके इलेक्टोरल कॉलेज में वोटिंग होती है। तो एक व्यक्ति अगर वोट करता है तो वो एक व्यक्ति वोट नहीं होती। इसके अलावा वोटिंग जो होती है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट पे नहीं होती, मतलब व्यक्ति जो है आपके पास जो वोटिंग कर रहा है वो वोट ऐसे नहीं करेगा, उसको वोट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको वोट करने के लिए जब वो वोट करेगा तो वो ऐसे प्रायोरिटी बेसिस पे वोटिंग करनी पड़ेगी। मतलब ये है कि उसे जो मेंबर्स जो खड़े हुए हैं, ठीक है, तो वोटिंग जो होगी वो किस बेसिस पे होगी, वोटिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। तो वो उसमें क्या कहेगा, प्रायोरिटी दी जाएगी। क्या दी जाएगी? प्रायोरिटी दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, क्या दी जाएगी? प्रायोरिटी दी जाएगी। वो प्रायोरिटी देगा, जैसे आपके पास ए बी सी डी है तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। इस तरीके से आपके पास जो अगला बंदा होगा वो भी ऐसी वोट करेगा, सारे ऐसी वोट करेंगे। ठीक है, सारे इस तरीके से आपके पास क्या करेंगे, आपके वोट करते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से आपके पास वोटिंग का सिस्टम इसमें होगा। लास्ट में क्या होगा, मान लीजिए आपका 50% प्लस 1 किसी को नहीं मिल पा रहा है, तो आपके पास सबसे कम वोट पाने वाले के, जैसे डी वाले को सबसे कम वोट मिले तो उसको काट के, जिन जिन ने फर्स्ट प्रायोरिटी दी होगी उसके फर्स्ट प्रायोरिटी काट के सेकंड प्रायोरिटी वोट अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जैसे किसी ने इसको फर्स्ट दी बट सेकंड इसको दे दी, तो सेकंड को फर्स्ट मानकर इनमें वोट ऐड हो जाएंगे। फिर अगर नहीं बन पाए 50%, फिर से ये होगा, फिर से ये होगा, प्रोसीजर रिपीट करा जाएगा टिल आपका इलेक्शन कोई जीत नहीं जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपके पास होता है, इस तरीके से आपके पास क्या होता है, राष्ट्रपति की इलेक्शन प्रोसीजर होगा। ठीक है, इस तरीके से आपके पास इलेक्शन प्रोसीजर होगा। तो आपके पास ये प्रोसीजर लगाया गया है। ठीक है, और ये कोई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से नहीं होता, प्रेफरेंसेस होती है और प्रेफरेंसेस दी जाती है। ठीक है जी, तो आपको ये बात समझने की है। और जब आपके पास कोई व्यक्ति
इलेक्शन में खड़ा होता है, तो इलेक्शन में खड़े होने के लिए, ठीक है, टू कंटेस्ट द इलेक्शन आपको क्या चाहिए, 50 प्रपोजर चाहिए और 50 सेकेंडर चाहिए। 50 प्रपोजर चाहिए और 50 क्या चाहिए, सेकेंडर चाहिए। मतलब 50 व्यक्ति जो है वो प्रपोज करेंगे कि इस व्यक्ति को आप जो है चुनाव लड़वाओ, 50 उसको पीछे से सपोर्ट करेंगे कि इसको चुनाव लड़वाओ, तब जाके जो है उसका नॉमिनेशन फाइल हो सकेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तब उसके सामने वो फाइल हो सकता है। ठीक है, ये आपके पास प्रोसीजर होता है। सिर्फ इसमें वोटिंग कौन करता है, आपके पास इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड विधानसभा ही पार्टिसिपेट करते हैं। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस तरीके से आपके पास होता है। ये रिजाइन किसको करते हैं, रिजाइन इसे करते हैं 5 टेन्योर कितने साल का होता है, 5 साल का टेन्योर 5 साल का होता है। और रिजिग्नेशन किसको करेंगे, आपके द वाइस प्रेसिडेंट को। ओथ कौन दिलवाता है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। रिजाइन किसको करेंगे, द वाइस प्रेसिडेंट। तो रेजिग्नेशन किसको दिया जाएगा, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेजिग्नेशन देंगे। ठीक है, होपफुली बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा ध्यान से सुनिएगा, आपके पास देखिए अगर आपका डेथ का केस है तो आपके पास इन केस ऑफ डेथ, ठीक है, और यह नॉन अवेलेबिलिटी, अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट विल होल्ड, द वाइस प्रेसिडेंट विल होल्ड द ऑफिस। ठीक है, द वाइस प्रेसिडेंट विल होल्ड द ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट होल्ड करेगा। और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होल्ड करेंगे। ठीक है, ये होता है। ये आपके पास होता है, इस तरीके से आपके पास होता है। इन केस ऑफ आपका प्रेसिडेंट भी नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपका ऑफिस होल्ड करेंगे। और एम हिदायतुल्ला जो थे वो आपके अकेले चीफ जस्टिस थे। एम हिदायतुल्ला जो है आपके अकेले चीफ जस्टिस थे 1969 में, जिन्होंने आपका प्रेसिडेंट का कार्यभार संभाला है। समझ में आया, ये आपके प्रेसिडेंट थे। और जब आपके पास चाहे वाइस प्रेसिडेंट चाहे आपके पास प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस हो, जब वो आपका प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड करते हैं तो उनके अंदर वही सब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाती है, आपकी प्रेसिडेंट को। और जो ऑफिस की कंडीशंस होती हैं, फैसिलिटीज होती है, राष्ट्रपति भवन वगैरह का जो आपके पास प्रोविजन है वो सब उनको मिलता है। सैलरी जो प्रोविजन है वो भी उनको उतना ही मिलता है जो आपका प्रेसिडेंट को मिलता है। इस तरीके से आपके पास सिस्टम होता है। और आप याद रखिएगा, नीलम संजीवा रेड्डी अकेले ऐसे थे, ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी अकेले ऐसे थे, ओनली प्रेसिडेंट जो अनअपोज्ड इलेक्टेड हुए थे, ओनली अनअपोज्ड इलेक्टेड प्रेसिडेंट, जिनके सामने कोई इलेक्ट नहीं हुआ, इलेक्टेड प्रेसिडेंट। नीलम संजीवा रेड्डी इज द ओनली unopposed elected president. He is the only president who was elected unopposed. ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट होता है। तो प्रेसिडेंट को कोई पावर्स भी होती हैं, हाँ होती हैं, तो वेरियस काइंड ऑफ पावर्स उनको दी जाती है। ठीक है, प्रेसिडेंट की वेरियस पावर्स होती हैं। पहली होती है एग्जीक्यूटिव पावर, दूसरी होती है लेजिस्लेटिव पावर्स, तीसरी होती है आपके पास एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशियल पावर, मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर, ये पावर्स होती हैं। ठीक है,
एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, ये पावर्स इनको दी जाती हैं और इन पावर्स को हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे भी, ठीक है। हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे जो आपके प्रेसिडेंट की पावर्स हैं, ठीक है। मोटे मोटे आप तरीके से इस तरीके से इन्हें डिवाइड कर सकते हो, ठीक है जी। ये आपके पावर्स को, ठीक है। और इसके अलावा अदर पावर्स भी हैं जिनको हम और पढ़ेंगे, अदर पावर्स लिख देते हैं जिनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। और एक और पावर आप लिख सकते हो जैसे इमरजेंसी पावर्स, तब अदर लिख लेंगे, इमरजेंसी पावर्स, इमरजेंसी डिक्लेयर करने की, ठीक है। तो ये पावर्स हम लोग पढ़ेंगे आपके राष्ट्रपति की। और आप लोग जो है लेक्चर को सुनते रहिए, देखते रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इन केस आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।